हेलो एवरीवन आउट देयर, आई एम डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला। आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक टॉपिक को लेकर के, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर परीक्षा में, कोई पीजीटी का एग्ज़ाम हो, कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो, कोई जीएस का पेपर हो या किसी भी प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, आप देखते हैं कि इससे एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि इसको अगर आप लोग देख लेंगे तो इस वीडियो के द्वारा आप बड़ी आसानी से उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकेंगे, वो आप कभी भूलेंगे नहीं। और मैंने, आप देखिएगा मित्रों, इसमें एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया है जो कहलाती है माइंड मैप टेक्निक। माइंड मैप्स क्या है? देखिए, थ्योरी में जब कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो वो पढ़ लेते हैं, याद हो जाता है, कुछ समय बाद दिमाग से निकल जाता है। लेकिन माइंड मैप टेक्निक क्या करती है? माइंड मैप टेक्निक द्वारा आप चित्रों के माध्यम से, ग्राफ्स के माध्यम से पढ़ते हैं, जो आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रुकता है। तो प्रयास यही है कि माइंड मैप टेक्निक का हम इस्तेमाल करें इतिहास में, ताकि आप सभी की हो सके मदद। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। सबसे पहले पूर्व परिचय यानी फाउंडेशन क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। हम जानते हैं कि 600-500 ईसा पूर्व के आसपास भारत जो क्षेत्र था उस समय का, नॉर्थ इंडिया में 16 महाजनपद थे। एक निश्चित रूप दक्षिण भारत में था अशमक, हम सभी जानते हैं। तो ये 16 महाजनपद जो थे लगातार आपस में संघर्षरत थे। संघर्ष किस चीज़ का था? संघर्ष था साम्राज्य विस्तार का। लेकिन इस पूरे साम्राज्य विस्तार में हम जानते हैं कि एक हमारा महाजनपद था मगध, जिसने अन्य महाजनपदों को पराजित किया और अपने साम्राज्य की स्थापना की। तो अब देखना होगा हमें कि मगध का संघर्ष किन किन राज्यों के साथ हुआ। सबसे पहले मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? देखिए, 4 महाजनपद हैं। उन 4 महाजनपदों में महत्वपूर्ण है मगध, कौशल, अवंती और वत्स। आप देख सकते हैं कि ये नाम वहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं। ये देखिए, आपको 4 राज्य यहाँ पे दिए गए, मगध, कौशल, अवंती और वत्स, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपस में संघर्ष कर रहे थे वर्चस्व के लिए। किंतु जीता कौन? मगध। ठीक है। इसकी स्थापना किसने की? बृहद्रथ के वंशज जरासंध ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख राजवंश, देखिए यहाँ पे आप देखिए माइंड मैप टेक्निक का इस्तेमाल। ठीक है, प्रमुख राजवंश कौन कौन थे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में जिन्होंने योगदान दिया? सबसे पहले आता है हर्यंक वंश। हर्यंक वंश, ठीक है, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व इसका समय है। 412 ईसा पूर्व में इस वंश को खत्म किया शिशुनाग वंश ने। देखिए नेक्स्ट बुलेट में आ गया शिशुनाग वंश, जिसका समय है 412 से 344 ईसा पूर्व। और फिर जो इस सीरीज में उत्कर्ष के समय जो वंश है, अंतिम वंश, वो है नंद वंश। ठीक है, जिसका प्रमुख शासक था महाकदम नंद, जो 344 से लेकर 324 ईसा पूर्व तक जिसने शासन किया। इसी वंश का अंतिम शासक था धनानंद, जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हर्यक वंश, ठीक है, पहला वंश जो हमने देखा था वो था हर्यक वंश। ठीक है मित्रों, इस वंश के लिए प्रायः एक प्रश्न आता है कि किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? वो है हर्यक वंश। कारण क्या है? कारण ये है कि इस वंश में ज़्यादातर शासकों ने अपने पिता की हत्या करी और हत्या करने के बाद शासन पे अपना स्थान सुनिश्चित किया, इसीलिए कहते हैं पितृहंता वंश। अभी हम बताते हैं आपको प्रोसीजर में, जब इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार घटनाएं घटी। देखिए, इस वंश का संस्थापक था बिंबिसार, पहला बुलेट देखिए। ठीक है, इसका फाउंडर कौन है? बिंबिसार। ठीक है, जैन ग्रंथों में इसका एक नाम मिलता है श्रेणिक। प्राय एग्जाम में प्रश्न आता है श्रेणिक किस शासक का उपनाम था? वो है बिंबिसार, जो संस्थापक है हर्यक वंश का। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। उपनाम क्या है? श्रेणिक। समय है इसका 544 से 492। अच्छा, परेशान मत होइएगा आप लोग इन डेट्स को देख करके। ठीक है, डेट्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? सही क्रोनोलॉजी। डेट्स का उतना ही इंपॉर्टेंस है कि आप चीज़ों को सही सीक्वेंस में रख सकें। ज़्यादा प्रयास करेंगे डेट्स को याद करने का तो हो जाएंगे कंफ्यूज, और वो नहीं होना है। हमें ध्यान किस पे देना है? प्रोसेस पे। ठीक है, हमें ध्यान देना है घटनाओं पे, और उन घटनाओं के पीछे क्या कारण है, उनका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इतिहास क्या है? इतिहास किसने किया वो नहीं है, कब किया वो भी नहीं है। इतिहास वास्तव में क्या है? इतिहास है क्यों हुआ और कैसे हुआ। इट इज़ द प्रोसेस। हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट हु एंड व्हेन, हिस्ट्री इज़ अबाउट
वाई एंड हाउ, प्रोसेस क्या है, क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, उसी प्रोसीजर से हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए बिंबिसार जो था बहुत समझदार शासक था, तो उसने क्या किया, शुरू में ही लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ा। साम्राज्य विस्तार का विचार जरूर था, लेकिन उसने ध्यान किस चीज़ पे दिया, शांतिपूर्वक साम्राज्य हम कैसे बढ़ा सकते हैं, सबसे अच्छा रास्ता वैवाहिक संबंध। देखिए सबसे पहले तो बिंबिसार के 3 वैवाहिक संबंध ऐसे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं मगध के विस्तार में। सबसे पहले उसने जो सबसे प्रमुख संघर्ष हुआ था, और आप भी देखेंगे आगे, मगध का वज्जियों से था। वैशाली के वज्जी संघ था, गणतंत्र को मानने वाले थे। तो इसने क्या किया, उनसे झगड़ा करने के बजाय उनके शासक, है ना, उनके नेता चेटट की बहन चेलना, जो राजकुमारी हमने लिखा है, चेलना से क्या किया, उसने विवाह कर लिया। तो जो वज्जी संघ से शत्रुता थी वो हो गई समाप्त, मित्र हो गए। फिर दूसरा इसने विवाह कर लिया कौशल की राजकुमारी से। ठीक है, कौशल देश, वहाँ पे राजा था प्रसेनजित। ठीक है, तो उसकी बहन थी महाकौशला देवी, उससे विवाह किया बिंबिसार ने। तो बदले में इसको दहेज में काशी मिला। ठीक है, जिससे कि आय थी 1 लाख पर्ण की उस समय। तो साम्राज्य का विस्तार हो गया, एक प्रमुख शासक इसका मित्र बन गया। तो वज्जी इनके मित्र बन गए, कौशल इनका मित्र बन गया। और एक अन्य विवाह इसने किया मध्य देश की राजकुमारी, मध्य देश यानी आज का प्रेजेंट डे पंजाब, वहाँ की राजकुमारी थी क्षेमा, उससे विवाह किया। तो इन 3 वैवाहिक संबंधों द्वारा बिंबिसार ने अपने आसपास अपनी कुछ सीमाओं को सुरक्षित कर लिया, जहाँ से अब आक्रमण की संभावना नहीं थी। अगला ध्यान उसने किस दिया, राजधानी की सुरक्षा पर। ठीक है, साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, शत्रु बनेंगे आपके, तो आप पर भी आक्रमण होने की संभावना है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका उसने क्या निकाला कि अपनी राजधानी को उसने एक ऐसी जगह पे बनाया, ठीक है, जो 3 ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। देखिए नाम क्या है उसका, राजगृह। क्या शहर का नाम रखा गया, राजगृह। ठीक है, वर्तमान में कहाँ पे है ये, पटना में राजगीर जो है शहर, वही प्राचीन समय का क्या है, राजगृह है। नाम से भी काफ़ी हद तक क्लियर होता है, राजगृह, राजा का घर। तो उसको अपनी राजधानी बनाया उसने, नए शहर को बसाया, राजगृह शहर को बसाया बिंबिसार ने, और बनाया उसको अपनी राजधानी। क्यों बनाया, हमने पहले ही आपको बताया कि भाई ये 3 तरफ से क्या है, इस तरह से अगर आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये पहाड़ियों से घिरा हुआ, ये है पहाड़ियाँ, नेचुरल बाउंड्रीज जिनको क्रॉस करना मुश्किल है। अब बच्ची एक साइड, इसको क्या कर दिया उसने, एक लंबी दीवार द्वारा सुरक्षित करवा दिया, यानी कि दुश्मन का प्रवेश हो गया नामुमकिन। तो बिंबिसार हो गया यहाँ पे सुरक्षित। नेक्स्ट पे आते हैं। बिंबिसार का एक और बहुत फेमस प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि बिंबिसार जो था महात्मा बुद्ध का समकालीन है। ठीक है, और बौद्ध संघ के विचारों में इसकी श्रद्धा थी। तो इसने महात्मा बुद्ध और बौद्ध संघ को एक वन, ठीक है, गिफ्ट किया था, दान में दिया था, नाम था वेलुवन। प्रश्न आता भाई वेलुवन किसने दिया, बिंबिसार ने दिया। किसको दिया, बुद्ध को दिया। तो ध्यान रखिए तीनों ही बी हैं, बिंबिसार ने वेलुवन दिया बौद्ध धर्म को या बुद्ध को। आगे बढ़ते हैं। न केवल इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने साम्राज्य के सुरक्षा और विस्तार को सुनिश्चित किया, बल्कि उस समय एक शासक जो था, अवंती का शासक था चंडप्रद्योत, वीर शासक था, खूंखार शासक था। तो उससे बिंबिसार ने मित्रता की। जो प्रद्योत था वो पांडु रोग से ग्रसित था, पीलिया, जिसे आज हम वर्तमान में क्या बोलते हैं, पीलिया, पांडु रोग से ग्रसित था। कई जगह इलाज करा लिया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसने अपने राज्य वैद्य, बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा, अपनी तरफ से खुद इनिशिएट किया, भेजा उसने अवंती में, जय गया और जा करके, अच्छा वैद्य था, उसने चंद्रराज प्रद्योत को कर दिया ठीक। परिणाम क्या हुआ, चंद्र प्रद्योत जो कि अपने समय का एक वीर योद्धा था, बिंबिसार का मित्र बन गया। जब इन सभी तरीकों से बिंबिसार ने अपनी राजधानी को, अपने साम्राज्य की बाउंड्रीज को सुरक्षित कर लिया, आक्रमण का खतरा नहीं रहा, तब उसने युद्ध का सहारा लिया अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। और अंग देश पर, अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने क्या किया, अंग देश पे किया हमला, आक्रमण कर दिया भाई। ठीक है, अंग पर आक्रमण करके मगध में मिला लिया। अंग कहाँ पे है, वर्तमान बंगाल। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल या पूर्व बांग्लादेश, पूर्व बंगाल पहले का, वो था, उस पूर्व अंग था। तो उसने अंग पे हमला किया, वहाँ के शासक ब्रह्मदत्त को मारकर उसे मगध में मिला लिया। तो बिंबिसार ने क्या किया, ये सारे काम किए और मगध साम्राज्य को कर लिया विस्तार, बड़ा कर लिया। लेकिन
बिंबिसार का जो अंत था वो अच्छा नहीं हुआ, कारण कि उसका पुत्र अजातशत्रु जल्दी से राजा बनना चाहता था, उससे इंतजार मंजूर नहीं था। परिणाम क्या हुआ, वो धैर्य खो बैठा, उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और शासन पर स्वयं बैठ गया। तो भाई आखिरी में क्या हो गया, बिंबिसार साहब जो हैं अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा मारे गए। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, क्लियर। 3 वैवाहिक संबंध उसने किए, राजगृह नगर को बसाया, वेलुवन नामक वन को बौद्ध संघ को दान में दिया और अपने जीवक नामक राज्य वैद्य को भेजा अवंती में वहाँ के राजा का उपचार करने के लिए। यही कुछ प्रश्न बनते हैं बिंबिसार पर, बिल्कुल याद रखिएगा, ये स्क्रीन दिमाग पे बिठा लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है, कई प्रश्न निकलेंगे आपके इससे। अगला शासक जो है, हमने जैसे पिछले वाले में देखा आपको कि भाई अजातशत्रु ने क्या किया था, अपने पिता की कर दी थी हत्या, ठीक है। चलिए, अजातशत्रु गद्दी पे बैठ गया। अजातशत्रु का उपनाम क्या था, कुणिक। पिता का नाम क्या था, बिंबिसार जो था उसका उपनाम क्या था, श्रेणिक। आपने पिछली स्क्रीन पे देखा होगा। अभी आप देखिए क्या उपनाम है उसका, कुणिक, जिसने 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो इसके कार्यों को हमने देखिए क्या किया है, ठीक है, एक लिस्ट फॉर्म में माइंड मैप द्वारा आपको दिखाने का प्रयास किया। तो आपको याद रहेगा कि भाई ये 5-6 इसके प्रमुख कार्य हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, जिससे आपको अजातशत्रु क्लियर हो जाएगा। अजातशत्रु जो था वज्जी संघ का शत्रु था, याद कीजिए, वज्जी संघ से बिंबिसार ने विवाह करके मित्रता कर ली थी, लेकिन अजातशत्रु क्या मित्रता के मूड में नहीं है, वो चाहता है इसको ख़त्म करना। कारण, झगड़ा होगा तो क्यों होगा, कारण था कि गंगा नदी के वाणिज्य पर एकाधिकार, ठीक है, गंगा रिवर है, मगध पड़ता है सदर्न दक्षिणी बिहार साइड में, ठीक है। वैशाली जो उसका उत्तरी हिस्सा है वो किसके पास है, वज्जियों के पास है। तो गंगा नदी पे अजातशत्रु नहीं चाहता था कि इस तरह से बंटवारा हो, वो चाहता था एकाधिकार, पूरी गंगा का जो निचली घाटी है उस पर मगध का अधिकार हो, ठीक है। क्योंकि गंगा ही नदी जो है, नदियाँ उस समय जो था वाणिज्य और व्यापार का क्या थी, मार्ग थी। तो जिसका होगा अधिकार गंगा पे, बड़ी नदी पे, उसको क्या मिलेगा, धन। तो वज्जी संघ को अजातशत्रु समाप्त करना चाहता था, किंतु समस्या ये थी कि वज्जी संघ बहुत मजबूत था। बिंबिसार ने अपने भी जीवन काल में अंत समय में कई बार प्रयास किया था, सफल नहीं हुआ। शुरू में अजातशत्रु ने भी प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। भाई अजातशत्रु दौड़ के पहुंचा महात्मा बुद्ध के पास कि भाई महात्मा जी बताइए क्या करें, किस प्रकार इन्हें पराजित किया जाए। महात्मा बुद्ध ने सलाह दी कि भाई जब तक उनमें एकता है तब तक आप उन्हें पराजित नहीं कर सकते। रास्ता मिल गया, अजातशत्रु ने क्या, अपने मंत्री वत्सकार, ठीक है, आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, अपने मंत्री वत्सकार को भेज दिया वैशाली में। जो वहाँ पहुँचा उसकी सहायता से अजातशत्रु ने वज्जी संघ में फूट डलवा दी, झगड़ा हो गया आपस में। जब हो गया उन पे झगड़ा तो अगला स्टेप क्या था, अजातशत्रु ने वज्जियों पर किया हमला। और वत्सकार की सहायता से इसे आंतरिक जानकारी मिल चुकी थी कि वज्जी किस प्रकार की युद्ध शैली और युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसने पहले ही 2 नए हथियारों का आविष्कार करवा लिया था और उनका इस्तेमाल किया युद्ध में। पहला था शिलाकंटक, ठीक है, क्या नाम है, शिलाकंटक। कहीं कहीं नाम महाशिलाकंटक मिलता है, कहीं कहीं शूलकंटक मिलता है, कंफ्यूज नहीं होना, शिलाकंटक शूलकंटक एक ही बात है। और एक हथियार था रथमूसल, ठीक है। तो रथमूसल और शिलाकंटक नामक 2 नए हथियारों की मदद से इसने वज्जियों के दुर्गों को तोड़ दिया और बड़ी आसानी से वैशाली पर अधिकार कर लिया, वज्जी संघ को समाप्त कर दिया गया। अजातशत्रु के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से आता है वज्जी संघ की समाप्ति। अजातशत्रु भी महात्मा बुद्ध को मानने वाला था, बौद्ध धर्म में विश्वास था। तो अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई, कहाँ पर, राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है, 487 ईसा पूर्व में। तो भाई ये था क्या, भाई ये क्या चीज़ थी, 487 ईसा पूर्व में क्या हुआ, ये बौद्ध संगीति क्या थी ये, ठीक है, ये बौद्ध रही संगीति। कहाँ हुई, राजगृह में, और हुई सप्तपर्णी गुफा में। वास्तव में हुआ कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात ये हो गया भाई अब बौद्ध संघ को कौन लीड करेगा, उनका नेता कौन होगा, किस प्रकार बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उसका प्रचार प्रसार और उसका नियमन, ठीक है, किस प्रकार होगा। तो डिसाइड ये हुआ कि भाई सारे जो बौद्ध भिक्षु हैं एक जगह बैठेंगे
डिस्कस करेंगे और कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाएंगे, कुछ ना कुछ डिसीजंस लेंगे, निर्णय लेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति, इस प्रकार की 4 बौद्धों की बड़ी मीटिंग्स कह सकते हैं, जिन्हें जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, संगीति, है ना, मीटिंग्स। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, जिसमें सबसे पहली किसके समय हुई है, राजगृह में सत्यपर्णी गुफा में अजातशत्रु के समय हुई। ठीक है, वैसे यहाँ पे नहीं है, जब आप कभी मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा बौद्ध धर्म पे तो आपको बताऊंगा कि इसमें हुआ क्या था। इसमें हुआ था कि बौद्ध संघ के 2 प्रमुख पुस्तकों का संकलन हुआ, सुत्त पिटक और विनय पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं थी और विनय पिटक में थे विनय के नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन, बौद्ध संघ कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये प्रमुख कार्य हुआ था। तो ये कब हुआ, अजातशत्रु के समय। तो वज्जियों पे कर दिया, वज्जियों को किया नष्ट, वज्जी संघ पे अधिकार किया अजातशत्रु ने। दूसरा, इसके समय हुई प्रथम बौद्ध संगीति। इसके अतिरिक्त, ठीक है, अजातशत्रु ने कौशल और वत्स पर भी अधिकार किया। ठीक है, अगर याद हो, कौशल जहाँ से कि बिंबिसार ने, इसके पिता ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, वहाँ पर अजातशत्रु ने कर लिया अधिकार। इसके अलावा एक अन्य प्रमुख राज्य वत्स था, उस पर भी अजातशत्रु के समय अधिकार कर लिया, क्योंकि सैन्य रूप से मजबूत था अजातशत्रु। ठीक है, क्यों था, लास्ट में देखेंगे वीडियो के लास्ट में कि क्यों था, आखिर ऐसे क्या कारण थे कि मगध साम्राज्य का ही उत्कर्ष हुआ। क्यों नहीं ये वत्स साम्राज्य था, क्यों नहीं ये अवंती का साम्राज्य था, ये मगध साम्राज्य का ही उत्कर्ष क्यों हो गया। तो कुछ कारण हो गए ना, वीडियो के एंड में हम देखेंगे, साथ में बने रहिएगा। भाई चूंकि पितृहंता वंश है, अंतिम कार्य क्या हुआ, ये भी अपने पुत्र उदायन द्वारा मारा गया। जो इसने अपने पिता के साथ किया था, इसने बिंबिसार की हत्या की थी गद्दी पर बैठने के लिए। इसके बेटे ने भी वही सीखा था कि भाई पापा ने दादाजी के साथ क्या किया। सो सेम हैपेंड विद हिम आल्सो, हिज सन उदायन। ठीक है, उसके बेटे उदायन ने क्या किया, अजातशत्रु की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, यही कारण हमने कहा था पितृहंता वंश है, पिता की हत्या करने वाला। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, अब बात करते हैं उदायन के बारे में। ठीक है, उदायन जो थे अपने पिता और दादाजी से एक मामले में अलग था, वो ये था कि वो दोनों ही बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को मानने वाले थे। लेकिन उदायन किसको मान रहा है, जैन धर्म को। उदायन जो है जैन धर्म को फॉलो करता था। ठीक है, उदायन के समय का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था वो ये है कि उदायन ने राजधानी बदल दी, राजधानी का परिवर्तन किया। पहली थी राजगृह, बिंबिसार के समय उदायन ने किसको राजधानी बनाया, एक नए शहर की स्थापना की उसने। वो शहर था पाटलिपुत्र, आज का पटना। प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि आखिर पाटलिपुत्र राजधानी क्यों स्थानांतरित की गई, जब राजगृह अच्छी खासी राजधानी थी, सुरक्षित थी। कारण था कि अब हो गया है मगध साम्राज्य का विस्तार। पहले जो मगध साम्राज्य शायद इतना बड़ा था, अब हो गया इतना बड़ा, बहुत बड़ा हो गया भाई मगध साम्राज्य। अब मगध साम्राज्य के पहले अगर यहाँ राजधानी थी तो वहाँ से पूरे साम्राज्य का प्रशासन संभव नहीं है, तो उसने क्या किया, राजधानी को शिफ्ट किया और चुना गया पाटलिपुत्र नाम की जगह को, जो 3 नदियों, ठीक है, सोन, गंडक और गंगा, ठीक है, इनके कॉन्फ्लुएंस पे, है ना, इन नदियों के मध्य स्थित था। तो जो पाटलिपुत्र शहर था ये भी नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से आक्रमण से सुरक्षित था, क्योंकि 3 तरफ से ये पहाड़ियाँ तो नहीं थीं लेकिन बड़ी बड़ी विशाल नदियाँ थीं। जल दुर्ग, इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया, पाटलिपुत्र के लिए जल दुर्ग था। ठीक है, तो उसने अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली, क्योंकि यहाँ से प्रशासन चलाना इस बड़े साम्राज्य का आसान था। तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म को मानने वाला था, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, उससे अपनी बनाया राजधानी। ठीक है, पाटलिपुत्र को क्यों बनाया गया, क्योंकि गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर होने के कारण अत्यंत सुरक्षित थी। और बड़ी नदियां हैं तो साथ में क्या आ जाएगा भाई, बड़ी नदियां तो होगा बढ़िया से व्यापार। इसके पश्चात 3 अन्य शासक आए उदायन के पश्चात, उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, ना ही उतने योग्य थे। जनता उनके शासन से त्रस्त हो गई और जनता ने क्या किया, अंतिम शासक को हटा करके, ठीक है, इनका जो अमात्य था हर्यक वंश का शिशुनाग, वो एक योग्य व्यक्ति था, तो जनता ने क्या किया, अमात्य शिशुनाग को गद्दी पर बिठा दिया और हर्यक वंश का हो गया अंत। 3 वंश हम लोगों ने पहली स्लाइड पे देखे थे, हर्यक वंश। ठीक है, तो हर्यक वंश के 3 शासक हमने पढ़ लिए। पहला पढ़ा बिंबिसार को, उसके प्रमुख कार्य देखे, फिर पढ़ा अजातशत्रु को, उसके प्रमुख कार्य देखे, अब देखा हमने उदायन को।
अब आते हैं अगले वंश पे, जो पहली स्लाइड का सेकंड वंश था, सेकंड बुलेट था, वो था शिशुनाग वंश। हाँ भाई, शिशुनाग वंश। तो ये मित्रों शिशुनाग वंश है, इसका जो शासनकाल है वो इसका शासनकाल है, ठीक है, ये शिशुनाग वंश हो गया। 412 से 344 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया मगध पर। संस्थापक इनका कौन है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है, शिशुनाग, क्योंकि पहला शासक है वही संस्थापक भी होगा। सबसे पहला काम अवंती पर किया आक्रमण, वही अवंती जहाँ पे चंद्रराज प्रद्योत था, जहाँ जीवक गया था, बिंबिसार ने भेजा था, तो इसने क्या किया? अवंती पर आक्रमण किया, ठीक है। अजातशत्रु भी अवंती जीत नहीं पाया था, शिशुनाग ने क्या किया? अवंती पर आक्रमण किया, उसे पराजित किया और उसे मगध में मिला लिया। तो अवंती पर भी कब्जा हो गया, मगध और बड़ा हो गया, ठीक है। वत्स ने विद्रोह किया था, कौशल ने विद्रोह किया था, ठीक है, तो इनके विद्रोहों को भी दबा दिया गया और इन पे पुनः अधिकार कर लिया गया, ठीक है। विद्रोह की कोई संभावना नहीं है, मगध मजबूत हो चुका है। फिर इसने एक परिवर्तन क्या किया? इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया। इसने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी? इसने शिफ्ट कर दी वैशाली। कुछ पुस्तकों में आपको ये भी मिलेगा कि इसने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, वो भी सही है, ठीक है। कुल मिला के शिशुनाग के समय राजधानी कौन रहा? वैशाली रही। शिशुनाग के पश्चात, ठीक है, उसका पुत्र कालाशोक या काकवर्ण नाम भी मिलता है, वो शासक बना, ठीक है। तो संभवतः इसका नाम जो मिल रहा है काकवर्ण, काक मतलब कौवा, क्रो, वर्ण मतलब रंग, काले रंग वाला, शायद बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन का रहा होगा, इसीलिए इसको ऐसा नाम दिया गया, वॉट एवर द रीजन। कालाशोक है, ठीक है, काकवर्ण। दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं इसके समय होती हैं, ठीक है। सबसे पहली, ये अपनी राजधानी को वैशाली से पुनः कहाँ ले आएगा? पाटलिपुत्र, जहाँ से चले थे वहीं पे वापस। तो कालाशोक ने क्या किया? राजधानी को कहाँ लाया है? ये पाटलिपुत्र वापस ले आता है। और एक प्रमुख घटना होती है द्वितीय बौद्ध संगीति। पहली हमने पढ़ी थी, ठीक है, पहले हमने कहाँ पढ़ी थी? पहले हमने पढ़ी थी अजातशत्रु के समय, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ होती है? ये वैशाली में होगी। और ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें बौद्ध संघ दो हिस्सों में टूट जाएगा। डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, वीडियो अपलोड करूंगा बौद्ध धर्म के बारे में, तब हम बात करेंगे। फिलहाल अभी इतना ही शॉर्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ पे? मगध साम्राज्य के उत्कर्ष पे, विषयांतर नहीं करेंगे। इस वंश का अंत कैसे हुआ? इस वंश का अंत ऐसे हुआ कि भाई इनका जो प्रमुख सेनापति था महापद्मनंद, ठीक है, उसने, ठीक है, कालाशोक की कर दी हत्या, और हत्या करने के पश्चात स्वयं गद्दी पर बैठ गया। तो भाई महापद्मनंद ने इसकी हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। तो शिशुनाग वंश के दो प्रमुख शासक हुए, संस्थापक शिशुनाग और उसका पुत्र कालाशोक। कम समय के लिए ही रहे, किंतु मगध को कमजोर नहीं होने दिया, उसे मजबूत बनाए रखा और उसका विस्तार किया। नंद वंश आ गया भाई, ठीक है। नंद वंश जो है कि जो पीरियड जो है 344 ईसा पूर्व से इनका शुरुआत है और जाते हैं 324 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसका संस्थापक जैसे हमने पढ़ा महापद्मनंद था, जिसने अपने मालिक, अपने राजा काकवर्ण कालाशोक की हत्या की थी। देखिए पहला जो प्रश्न ये आता है कि इनमें से कौन सा शासक निम्न वंश का था, तो वो था महापद्मनंद, ठीक है। महापद्मनंदन की उत्पत्ति के विषय में किस वर्ण का था, किस कुल का था, इसको लेकर के विवाद है। पुराण अलग बताते हैं, जो बौद्ध ग्रंथ हैं या जो जैन ग्रंथ हैं, सब में डिस्कशन है कि भाई वंश क्या था। कुछ उच्च वंश का बताते हैं, कुछ निम्न वंश का बताते हैं, लेकिन चूंकि विवाद है तो एक सर्व स्वीकार्य मत यही है कि ये निम्न वंश का था। पुराणों में उसे कहा गया सर्व छत्रांतक, ठीक है। सर्व छत्रांतक, सर्व मतलब सभी जगह, छत्र मतलब क्षत्रिय, अंतक मतलब अंत करने वाला, ये माना गया है। कई जगह इसे दूसरा परशुराम भी कहा गया है, ठीक है, कि इसने धरती को समस्त क्षत्रियों से रिक्त कर दिया। तो शायद ये अतिशयोक्ति होगी, लेकिन इससे निश्चित रूप से एक चीज़ तो मालूम पड़ती है, वो ये मालूम पड़ता है कि भाई ये एक मजबूत शासक था जिसने आसपास के क्षेत्र में राजाओं का समूल नाश कर दिया था। एक और चीज़ है, इसकी उपाधि से भी मालूम पड़ता है कि भाई ये बड़ा शासक था, एक कराट की उपाधि ली थी।
सम्राट, सम्राट क्या होता है? सम्राट वो होता है जो राजाओं का राजा होता है। एक राट मतलब कोई दूसरा है ही नहीं, एक ही राजा है। वो कौन है? महापद्म नंद। तो महापद्म नंद की दो हो गई उपाधियाँ, एक सर्वछत्रांतक उसे कहा गया और क्या कहा गया उसे? एकराट, याद रखना है। और महापद्मनंद के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो प्रायः एग्जाम में आता है, ठीक है, कलिंग का नाम आता है जहाँ पर इसने हमला किया था, आक्रमण किया था, और ये माना जाता है कि कलिंग राज को इसने पराजित किया था। क्यों? क्योंकि कलिंग जो नरेश था खारवेल, जो इसका समकालीन शासक था, कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है, उसका एक हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है। कहाँ से? भुवनेश्वर में आप जाइए, भुवनेश्वर शहर से बाहर आपको मिलेगा एक, तो अब तो टूरिस्ट प्लेस, हाथी गुम्फा अभिलेख मिलेगा, चट्टान पे लिखा गया है इसको, ठीक है। तो उसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा है कि भाई एक राजा आया उत्तर भारत का, ठीक है, उत्तर से, जिसने क्या किया, यहाँ पर एक नहर बनवाई और जिनसेन की मूर्ति को यहाँ से उठा ले गया। तो ये दोनों ही घटनाएं एकदम क्लियर साफ साफ बताती हैं कि भाई कलिंग पर आक्रमण करके महापद्मनंद ने विजय हासिल की थी, क्योंकि वहाँ से गया और वहाँ से मूर्तियाँ उठा लाया और वहाँ जाके नहर बनवाई। तो अगर ये हारा होता तो संभव नहीं था। कुल मिला के याद क्या रखना है? कलिंग पर प्रथम आक्रमण, कलिंग पर आक्रमण किसने किया? महापद्मनंद ने किया, ठीक है। क्या किया? नहर बनवा दी जाके वहाँ पे, और वहाँ से जिनसेन की मूर्ति को ले आया था। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है? मिलती है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। इस नंदवंश में महापद्मनंद के पश्चात कई शासक हुए, ठीक है। अंतिम शासक जो इसका नाम मिलता है, या महत्वपूर्ण शासक कह सकते हैं, मिलता है धनानंद का। धनानंद, नंदवंश का है, नंद है, और धन किस लिए? संभवतः ऐसा माना जाता है कि बहुत अमीर था, इसके पास बहुत पैसा था, धन ही धन था। तो धनानंद ये अंतिम शासक था। इसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। और जो सिकंदर का आक्रमण है, ठीक है, सिकंदर का जो आक्रमण है 326 ईसा पूर्व के आसपास का, वो धनानंद के समय ही हुआ था। मगध सम्राट उस समय धनानंद ही था। तो फ्रेंड्स, ये थी घटनाएं राजनीतिक, ठीक है। ये हो गए शासक। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में प्रमुख प्रमुख शासक कौन थे, उनका प्रमुख योगदान या उनसे संबंधित प्रमुख प्रश्न क्या बनते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रह गया, जो हमने अभी पहले भी कहा था कि भाई आखिर मगध में ऐसा क्या था कि मगध का ही विस्तार होता गया, बाकी धीरे धीरे महाजनपद इसके सामने झुकते चले गए। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो हम लोग पढ़ेंगे वो कारण जिसके कारण मगध साम्राज्य का उदय हुआ। तो मगध के उदय के कारण, देखिए मैंने इसको 3 सेक्शन में बांटा है, 3 ब्लॉक्स बना दिए हैं, ठीक है। तो 3 ब्लॉक्स में सबसे पहले आता है हमारा, क्या आता है भाई? भौगोलिक कारण, ज्योग्राफिकल रीजन्स। ज्योग्राफिकल रीजन्स क्या थे, ठीक है। सबसे पहली बात जो हमने पहले से ही बोला था, गंगा नदी, ठीक है। गंगा घाटी के हिस्सों में स्थित था ये मगध। क्षेत्र की जो मिट्टी थी बड़ी उपजाऊ थी, बारिश भी खूब होती थी। जहाँ पे उपजाऊ है, ठीक है, खूब बारिश होती है, वहाँ खेती क्या होगी? अच्छी होगी। खेती अच्छी होगी तो सरप्लस आएगा, किसानों के पास अधिशेष उत्पादन होगा, और अधिशेष उत्पादन होगा तो राज्य ज़्यादा टैक्सेस ले सकता है, कर ले सकता है, शासक क्या होगा? अमीर होगा, ठीक है। इसके अलावा मगध की जो लोकेशन आज भी बिहार जो है ना, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत के बीच में पड़ता है, तो व्यापारिक मार्ग भी यहीं से जाते हैं, ठीक है। मगध नदियों से घिरा हुआ है, पहले हम लोगों ने बात की, गंगा, सोन, चंपा, गंडक, ठीक है, घाघरा। तो ये नदियाँ ऐसी हैं जो इस क्षेत्र को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रखती थी उस समय, जबकि ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स उतने डेवलप नहीं हुए थे। तो जब युद्ध के चांसेस कम हैं तो शांति रहेगी, शांति रहेगी तो जो किसान हैं, जो व्यापारी हैं, वो अपने काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। समृद्धि होगी, और ये समृद्धि किसको योगदान में देगी? साम्राज्य के विस्तार में, क्योंकि साम्राज्य मजबूत होगा। और ये भी पॉइंट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, राजगीर यानी राजगृह और पाटलिपुत्र दोनों ही सामरिक स्थिति में थे, यानी कि युद्ध की स्थिति से सुरक्षित थे। उनकी जो लोकेशन थी इस प्रकार बनाई गई थी, इस प्रकार उन्हें चुना गया था कि लड़ाई के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट इज आर्थिक कारण। हाँ भाई, सबसे ज़रूरी चीज़ है तो, ठीक है, कि कुछ भी हो, कितना भी मजबूत हो, अगर धन नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? आर्थिक कारण। और बहुत बढ़िया चीज़ है, ध्यान दीजिएगा मगध का लोकेशन क्या है। मगध का लोकेशन है, जो क्षेत्र है वो गया, ठीक
ठीक है, पाटलिपुत्र और अभी वर्तमान का नालंदा जिला और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, ये वो इलाका है जो है मगध का उस समय का ओरिजिनल क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ मतलब वर्तमान झारखंड भी कह सकते हैं आप, बिहार और वर्तमान झारखंड। तो वर्तमान झारखंड के तांबे और लोहे के विशाल भंडार हैं। लोहा जिसके पास है, ठीक है, वो बेहतर हथियार और औजार बना सकता है। हथियारों से लड़ाई के मैदान में दुश्मनों को नष्ट किया जाएगा, लोहे के औजार भारी पड़ेंगे तांबे वालों पे। और दूसरा क्या है, लोहे का जो औजार होगा उससे आप कृषि में ज़्यादा उपज हासिल कर सकते हैं। गहरी जुताई होगी लोहे के हाल से, कुल्हाड़ियाँ बन सकती है जिससे पेड़ काटे जाएंगे, जंगलों को साफ किया जाएगा तेजी के साथ, और कृषि भूमि का विस्तार कर सकते हैं। एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट लिखा हुआ है हमने, वो क्या था भाई, वन और लकड़ी। ठीक है, लगती है कोई खास चीज़ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है उस ज़माने के हिसाब से। नदियों से घिरा हुआ चाहिए नाव, बोट चाहिए, वो कहाँ से बनेगी, लकड़ी से। लकड़ी कहाँ मिलेगी, जंगलों से। मगध के पास सब है। ठीक है, महल बनाने हैं, ठीक है, लकड़ी चाहिए। इसके अलावा रथ बनाने हैं लड़ाई के मैदान में। देखिए आप ध्यान दीजिए, अजातशत्रु ने एक नया हथियार बनाया था रथ मूसल नाम से। ठीक है, रथ था। ठीक है, तो कहाँ से बनेगा, लकड़ी से। तो लकड़ी और वन जो उपज थी मगध के पास प्रचुर मात्रा में थी, जिसने इसको सामरिक रूप से मजबूत बनाया। लोकेशन अपने स्थान के कारण यह व्यापार को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। हमने पहले बताया था कि भाई नदियों पर इसका कंट्रोल था, पूर्वी और पश्चिमी भूमि के बीच में भी स्थित है, जिसके चलते व्यापारिक मार्गों पर इसका नियंत्रण है, धन इकट्ठा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा क्या है, एक बड़ी आबादी। आज भी हम जानते हैं, है ना, जो हमारा उत्तर का क्षेत्र है, बिहार, यूपी, बंगाल, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा उस समय भी थी, क्योंकि ये क्षेत्र उपजाऊ था, समृद्ध था। जब पॉपुलेशन अच्छी होगी, बड़ी आबादी होगी, तो कृषि में, खनन में, शहरों के निर्माण में, सेना के लिए रिक्रूटमेंट के लिए इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पॉपुलेशन बेनिफिट भी था मगध के पास। और गंगा पर अधिकार कर था, आर्थिक आधिपत्य पहले क्लियर कर चुके हैं। अब एक पॉइंट आता है राजनीतिक कारण। ठीक है, राजनीतिक कारणों में आएगा सबसे पहली चीज़, कितना भी पैसा हो, कितनी भी अच्छी लोकेशन हो, अगर लीडर अच्छा नहीं तो काम बिगड़ने वाला है। मगध इस मामले में भाग्यशाली था कि भले ही वंश बदलते रहे, हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया और फिर आया नंद, लेकिन सभी के सभी योग्य साबित हुए और जिन्होंने लगातार मगध का विस्तार किया। तो योग्य शासक मगध को लगातार मिलते रहे। ठीक है, मगध भाग्यशाली था कि उसके पास कई शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक थे, उनके पास स्थायी सेनाएं थी। लास्ट में लोहे की उपलब्धता, पहले डिस्कशन हुआ हमारा इस पे भी, लोहे की उपलब्धता ने उन्हें उन्नत हथियार विकसित करने में सक्षम बनाया। और एक चीज़ जो रह गया, देखिए लास्ट में हमने इसको पॉइंट को बाद में ऐड किया है, हाथियों का उपयोग। आज भी झारखंड क्षेत्र में जो जंगल हैं उनमें हाथी बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं, पहले भी पाए जाते होंगे और संख्या में ज़्यादा रहे होंगे। मगध वो पहला राज्य था जिसने वन के लोगों, वनवासी लोगों की मदद से हाथियों को पकड़वाया, उन्हें ट्रेन किया और उन्हें लड़ाई के मैदान में इस्तेमाल किया। ज़रा सोचिए, लोहा भी उनके पास था, लोहे के कवच बना के हाथी को पहना दिया गया। हजारों की संख्या में हाथी इकट्ठा हुए जिनको ट्रेन किया गया है, लोहे के कवच पहना दिए गए, उन्हें युद्धभूमि में दुश्मनों पे छोड़ दिया है। लड़ने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही लड़ाई फाइनल हो जाएगी। तो ये वो कारण थे जिसके कारण, चलिए ये वो कारण थे जिसके कारण मगध जो था अन्य महाजनपदों में अधिक शक्तिशाली साबित हुआ और इसका उत्कर्ष हुआ। मगध जो एक महाजनपद था क्या बन गया, साम्राज्य। तो आज का हमारा मित्रों यही टॉपिक था जिस पे हमें डिस्कस करना था, हम कर चुके हैं। अभी तक वीडियो पे आप साथ बने चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो देख लिया है, मैं जल्दी 1-2 दिन में एक वीडियो यहाँ पे और अपलोड करूँगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, क्विज़ होगी, जो इसी वीडियो के आधार पे बनाई गई होगी। ठीक है, तो अगर आपने इसको ठीक से देखा है तो उस क्विज़ में निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप उस क्विज़ को भी देखें। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। सभी लोग कहते हैं, मैं भी कहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, बी विद अस, गॉड ब्लेस यू।